नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। तो आखिरकार भारत की संसद फिर से खुल गई है। कोरोना वायरस के मद्देनज़र और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के मद्देनज़र बंद रखा गया था संसद को, तो अब कई महीनों बाद संसद फिर से खुली है। इसके साथ साथ बुरी खबर यह है कि करीब 17 जो सांसद हैं वो कोरोना वायरस के शिकार पाए गए हैं, कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इस पर विस्तार से चर्चा होगी और साथ ही इस बात को लेकर कि संसद तो खुल गई है लेकिन क्वेश्चन आवर, जहां आम आदमी के सवाल सांसद पूछते हैं, उसको इससे बाहर रखा गया है संसद की प्रक्रिया से। क्यों यह असंवैधानिक है, जानकारों से हम बातचीत करके आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर, जाने माने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और जेएनयू के छात्र नेता रहे उमर खालिद को पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर कई मुकदमे लगाए गए हैं। उनको यूएपीए के तहत, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए जो कि आतंकवादी निरोधी कानून है, उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर सेडिशन यानी राजद्रोह का मुकदमा भी किया गया है और आईपीसी की, इंडियन पिनल कोड के 18 दूसरे सेक्शंस भी उनके ऊपर लगाए गए हैं, जिसमें मर्डर भी है और अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि इतने गंभीर आरोप उनके ऊपर, इतने गंभीर चार्जेस लगाए गए हैं। हालांकि जो इन्वेस्टिगेशन था पुलिस का वो लगातार चल रहा था दिल्ली दंगों को लेकर और जांच में वो पूरा सहयोग कर रहे थे। घंटों की उनसे पूछताछ चल रही थी, लेकिन कल जब उनको बुलाया गया तो 11-12 घंटे की पूछताछ के बाद आधी रात को पुलिस ने उनको बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस के मुताबिक मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं वो दिल्ली दंगे जो कि 23 से लेकर 26 फरवरी के बीच हुए। और पुलिस का आरोप ये है कि उमर खालिद ने डोनाल्ड ट्रंप का जो विजिट था भारत का, उस दौरान इंजीनियर किया वायलेंस को। इसके लिए साजिश उन्होंने की कि उस दौरान हम हिंसा फैलाएंगे ताकि भारत को अस्थिर किया जा सके या भारत की जो सरकार है उसे बदनाम किया जा सके। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है। और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। इन दिल्ली दंगों को जो 23 से 26 फरवरी के दौरान हुए, अगर इसमें बुनियादी आंकड़ा भी अगर आप देखिए तो इसमें आप देखेंगे कि 53 लोग जो हैं मारे गए इन दंगों में, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी था। 52 लोगों में से, 52 नागरिकों में से, आम नागरिकों में से 40 ऐसे लोग थे जो मुस्लिम समुदाय के थे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने खुद जो एफिडेविट दिया है हाई कोर्ट को, उसमें भी ये कहा गया है कि चाहे वो प्रॉपर्टीज़ यानी दुकान और मकान या जो धार्मिक प्लेसेस हैं, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, धार्मिक स्थान हैं जो उन पर हमला हुआ है, वो ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के हैं। यहाँ पर ये दुख की बात है कि यहाँ पर धर्म बताना पड़ रहा है, लेकिन चूंकि ये कम्युनल वायलेंस है, धार्मिक आधार पर ज़ाहिर दंगा होता है, इसलिए ये ज़रूरी है ये जानना कि जब पुलिस लगातार जो CAA NRC प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल रहे, उनकी एक कॉन्स्पिरेसी के तौर पर कि उन लोगों ने ये हिंसा फैलाई है, उन मुस्लिम एक्टिविस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रही है और पकड़ रही है लगातार, या वो लोग जो कि प्रोटेस्ट में शामिल हुए या मंच पर मौजूद रहे, उनको साजिशकर्ताओं में लगातार गिन रही है। उसमें नेता भी मौजूद हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनका भी नाम लगातार आ रहा है। तो ये पूछा जाना ज़रूरी है कि जब मुस्लिम एक्टिविस्ट को पकड़ा जा रहा है तो कैसे ये जो पूरी तादाद है जिसमें 2/3 लोग साफ तौर पर मुस्लिम समुदाय से के हैं, तो किस तरह से इसको जस्टिफाई किया जाए, इस पूरी जाँच को कैसे आखिर पुलिस जस्टिफाई कर रही है। क्या न्यू इंडिया में, क्या नए भारत में एक समुदाय के लोग या किसी भी समुदाय के लोग क्या अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग नहीं कर सकते? क्या उनके जो बुनियादी अधिकार जो संविधान में निहित हैं, क्या उनको लेने का उन्हें हक नहीं है, उनको मांग करने का हक नहीं है? क्या CAA NRC प्रोटेस्ट या कोई भी प्रोटेस्ट किसी भी मुद्दे को लेकर क्या अब वो कानून के खिलाफ माना जाएगा? तो बहुत सारे गंभीर जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं उमर खालिद की गिरफ्तारी के बाद से। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हर मेरे अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना, उमर खालिद कह रहे हैं कि अगर वो हिंसा की बात करेंगे तो हम अमन की बात करेंगे, हम गांधी के मानने वाले हैं,
अगर वो हमें जेल भी भेजेंगे तो हम सारे जहां से अच्छा गाते हुए हम तिरंगा हाथ में लेकर जाएंगे और हम जेल में हंसते हंसते चले जाएंगे। इस तरह की बातें करने वाला व्यक्ति, उसको ये बताया गया है कि वो हिंसा में लिप्त था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संसद की, जिसमें क्वेश्चन आवर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि क्या एक नोटिस बोर्ड के तौर पर संसद को इस्तेमाल किया जाएगा भारत की जो सरकार है उसकी सूचनाओं को देने का, यानी कि सिर्फ सूचना दे भारत की सरकार की ये उसके कार्यक्रम है, इस पर कोई सवाल ना किया जा सके। क्योंकि क्वेश्चन आवर का मतलब यही होता है कि जो सांसद हैं वो आम जनता से जुड़े हुए सवाल पूछेंगे, मंत्रियों से सवाल पूछेंगे, अलग अलग जो मंत्रियों की जिम्मेदारियां हैं उनसे जुड़े हुए सवाल, यानी सरकार के जो फैसले हैं और किस तरह से जो आम जनता का पैसा है, जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो कैसे खर्च किया जाए, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर इस पर आम सहमति से या वाद विवाद के जरिए, बहस या विमर्श के जरिए इसको आगे बढ़ाएं। क्यों ये संविधान के अनुरूप नहीं है, ये जानने की कोशिश करते हैं। और इस खास मुद्दे पर बातचीत के लिए मेरे साथ पीटीटी आचार्य मौजूद हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं 14वीं लोकसभा और 15वीं लोकसभा के लोकसभा सेक्रेटरीट के, यानी कि पूरा जो कामकाज है संसद का उसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं और किस तरह से संविधान के अनुरूप इस संसद को आगे बढ़ाया जाए, संसद का काम होना चाहिए, उसको भी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। सबसे पहले पीटीटी आचार्य जी, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि क्यों जो क्वेश्चन आवर है वो इतना अहम है भारत की संसद के लिए, सत्ता पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए, आम लोगों के लिए, इसका महत्व क्या है? देखिए, पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो गवर्नेंस के बारे में है, मतलब किस तरह से गवर्नमेंट शासन चलाता है उसके बारे में। पार्लियामेंट सुप्रीम लेजिस्लेचर है और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का पार्लियामेंट के साथ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट की तरह। इसका मतलब है वो जो भी वो करता है, गवर्नमेंट जो भी करता है वो पार्लियामेंट के सामने पेश करना पड़ेगा वो, और मेंबरों का ये राइट बनता है ये पूछने के लिए, ये जानने के लिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। और ये आर्टिकल 75 हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वहां से ये शुरू होता है। ये जो राइट है मेंबर का या हाउस का कलेक्टिवली जो राइट है, अधिकार है, वो आर्टिकल 75 से उद्भूत होता है। और उसके अंदर गवर्नमेंट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, दैट इज हाउस ऑफ द पीपल। तो एमपी लोगों का ये अधिकार है कि वो गवर्नमेंट उनको बताएं कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, क्योंकि पैसा जो गवर्नमेंट को चाहिए वो पार्लियामेंट देता है, और टैक्स जो कलेक्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट, वो भी उसका भी परमिशन पार्लियामेंट ही देता है थ्रू लॉ, कानून के जरिए। और इस तरह से हर चीज के लिए वो जवाबदेह है हाउस को। तो क्वेश्चन जो पूछते हैं वो गवर्नमेंट की सारी जो कार्यकलाप है उन सब के बारे में है। तो ये एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मेंबरों का सवाल पूछने का, उसका बेसिस तो वही है। बहुत अहम आपने बात कही, और खासकर इसमें यह भी दर्शकों को बताना जरूरी है कि विपक्ष के पास यही एक अकेला मौका होता है कि संसद में जाकर वो जो मंत्री हैं जिनके अलग अलग चार्जेस हैं, उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, विपक्ष के जो सांसद हैं उनसे सवाल पूछ सकें और सवालों के जरिए ही अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही तय होती है। तो ये भी आप जरूर बताइए अपने हमारे दर्शकों को, आप पीटीटी आचार्य जी, क्योंकि खासकर इसको लेकर ज्ञान की बहुत कमी है, नॉलेज की बहुत कमी है कि सरकार ही जो है वो, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है, सिर्फ वही सरकार का हिस्सा नहीं होती, बल्कि पार्लियामेंट जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से मिलकर बना होता है। ऐसे में क्या आपको ये लगता है कि क्वेश्चन आवर को हटाकर विपक्ष की आवाज को कम करने या उसको दबाने के एक एक्शन के तौर पर आप देख रहे हैं? देखिए, जहां तक क्वेश्चन का सवाल है वो हर मेंबर का राइट है, चाहे वो प्रतिपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का हो, हर एक मेंबर का अधिकार है। इनफैक्ट हाउस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो हर मेंबरों के द्वारा, जो प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के दोनों मेंबर्स जो हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये है। अब
क्वेश्चन आवर को खत्म करना, ये नॉर्मली करते नहीं है। क्वेश्चन आवर को इस तरह से खत्म करना एक सेशन, पूरे सेशन के लिए, खैर एक आध दिन के लिए तो करते हैं, वो तो हाउस के सामने आते हैं और किसी कारणवश वो उनको करना पड़ता है, वो तो कर देते हैं, वो कोई बात नहीं। लेकिन सारे सेशन के लिए, सारे सेशन में क्वेश्चन ना होना, ना करना, ये एक बहुत ही एक गंभीर चीज है ये। और मेरी जानकारी के मुताबिक इसके पार्लियामेंट के हमारे इतिहास में, जो आज़ाद इंडिया भारत का जो इतिहास है, इसमें पार्लियामेंट के इतिहास में मेरे ख्याल से 2 या 3 बार इस तरह से हुआ है सारे सेशन में। एक तो शायद चाइनीज एग्रेशन के टाइम पर 1962 में हुआ था, और फिर 1975 में जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, उस वक्त जो पहला सेशन हुआ था उसमें क्वेश्चन आवर नहीं था। खैर जो भी है, मेरा अपना ओपिनियन जो ये है कि मैंने उसके बारे में लिखा भी है, ये है कि गवर्नमेंट एक तरफा डिसीजन इसमें नहीं ले सकता। यूनिलैटरल डिसीजन जो है गवर्नमेंट का नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेंबरों का राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दिया हुआ है राइट, उस राइट को आप गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव खत्म नहीं कर सकते। तो अगर वो करना चाहती है तो हाउस के सामने आए और रिक्वेस्ट करे, रेजोल्यूशन, मोशन जो भी है मूव करे, और हाउस अगर मंजूरी देता है तो ठीक है। लेकिन एक तरफा जो डिसीजन है वो मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है उसके खिलाफ है। तो आप ये कह रहे हैं कि नियमों के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो सरकार का जो पक्ष है वो अपनी तरफ से ऐसा कोई फैसला संवैधानिक तरीके से नहीं ले सकता कि आज से हमने तय किया कि हम क्वेश्चन आवर खत्म कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा करना भी है तो पहली बात 1 या 2 दिन के लिए, जब भी बहुत कोई एक वैलिड रीजन है, उसके हिसाब से किया जा सकता है। दूसरी बात आपने कही कि अगर ऐसा फैसला लेना भी है, वो भी विपक्ष के साथ बैठकर एक सर्वसहमति से ये फैसला लिया जा सकता है कि विपक्ष भी अगर इस पर सहमत है कि हाँ ठीक है, कुछ इस तरह के हालात हैं कि हम क्वेश्चन आवर को खत्म कर सकते हैं। लेकिन पीडीजी आचार्य जी ये बताइए कि जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है वो ये है कि हमारे पास अधिकारी उतनी बड़ी तादाद में नहीं है कि हम क्वेश्चन आवर चला सकें। क्या इस दलील में, इस आर्ग्यूमेंट में कोई दम है कि कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, बहुत सारे लोगों को एक साथ हम नहीं बुला सकते? पार्लियामेंट में तो सारी भीड़ को तो इकट्ठे नहीं करते। नॉर्मल टाइम्स पर भी जो मिनिस्ट्री से जो ऑफिशियल्स आते हैं वो तो बहुत कम संख्या में आते हैं। हर एक आदमी यहाँ नहीं आ सकता पार्लियामेंट में, उनका लिस्ट तैयार होता है, 2-3 लोग एक मिनिस्ट्री से आते हैं, उससे ज्यादा वो तो नहीं आ सकते, आने की कोई जरूरत भी नहीं है। असल में जो हाउस के अंदर जो मिनिस्टर खड़े होकर जवाब देते हैं और कहीं कहीं कोई गलती हो जाती है या अपूर्ण होता है जवाब, तो उस वक्त अगर कोई डाउट उनके मन में आता है तो वो ऑफिसरों की तरफ देखते हैं। वो तो सीनियर ऑफिसर जो है, सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, वो बैठे रहते हैं वहां पर ऑफिशियल गैलरी में और वो स्लिप देते हैं। वो तो उनके पास सारे इंफॉर्मेशन है, तो सारे डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स को वहां खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो होता भी नहीं है। तो यानी बिना ये अधिकारियों वाली बात आपको नहीं लगता कि ये कोई वैलिड आर्गुमेंट है? नहीं। जी हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीडीजी आचार्य जी। और कहा यह भी जा रहा है कि एक तरह से एक नोटिस बोर्ड के तौर पर बन जाएगा। विपक्ष ये कह रहा है कि बिना क्वेश्चन आवर के सरकार के एक नोटिस बोर्ड के तौर पर कि देखिए हमने ये फैसले ले लिए हैं, इस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र में सबसे अहम बात है सवालों का पूछा जाना। और ऐसे दौर में जहां संसद से बाहर जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनके ऊपर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, जिस तरह से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है, अब संसद के भीतर भी, खासकर जैसे आपने कहा कि ये सत्ता पक्ष भी कर सकता है सवाल, लेकिन विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ा मौका है कि वो सत्ता पक्ष से सवाल पूछ सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को देने के लिए हमारे दर्शकों को। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।